गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा डेप्रीशिएबल एसेट डिस्कस किया था और उसके पहले हमने वो टैक्स रेट वाला पार्ट कंप्लीट किया, बोनस एंड ऑल। ओके, ठीक है, डन। एक पॉइंट तो याद करो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास वो 112A वाला असेट है जो आपने अक्वायर किया है 1 फेब 2018 के एंड ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, ऐसे केसेस में असेसी का लॉस हो रहा था क्योंकि पहले 1038 करके एक सेक्शन था और 1038 के हिसाब से जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए था वो एग्जम्प्ट हो जाता, तो इसीलिए एक बेनिफिट दिया गया। और बेनिफिट को कैसे अपन ने याद रखा था, देखो, यू टेक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज। अब अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया तो उसके वजह से लॉस नहीं आना चाहिए, बट अगर कॉस्ट हायर आया और लॉस आया तो चले। Because when you select fair market value, understand fair market value is not your actual cost. It's a notional. याद आया? हमें 31 जनवरी 2018 पे समझो 3 वैल्यूज दिए, हाईएस्ट प्राइस दिया है, लोवेस्ट प्राइस दिया है, एवरेज दिया है, तो कौन सा लेंगे? असेसी को बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बोला था व्हाई इट इज 31 जनवरी, बिकॉज 1 फेब को अमेंडमेंट आया तो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ रहेगा, तो इसीलिए इट इज 31 जनवरी। बोलो, समझा? ओके। अब उसके बाद हमने एक बोनस शेयर पे डिस्कशन किया था कि बोनस शेयर की ऐसे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल, बट समझो आपको बोनस अगर 1/4/2001 के पहले मिला है तो फिर कहने से आपके पास ऑप्शन आ जाता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, सो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू। समझ में आया? चलो, उसके बाद हमने एक डेप्रीशिएबल असेट पे डिस्कशन किया था। जब भी आप डेप्रीशिएबल असेट बेचोगे तो जो भी गेन या लॉस आएगा, ट्राई टू रिकलेक्ट दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। वो हम लोगों ने पॉइंट ऐड किया था, बाकी एग्जांपल्स तो हम लोगों ने वैसे भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में देख ही लिए। अब एक बार सिर्फ टैक्स रेट रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के जो टैक्स रेट्स थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर देयर इज वन सेक्शन 111, in that there are 3 assets, equity shares, units of equity oriented mutual fund and units of business trust. ये 3 असेट्स आपने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर के वक्त STT इज पेड। अगर STT पे हो चुका है और अगर ये ट्रांसफर हुआ है अप टू 22 जुलाई 2024 तो 15% एंड 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स इट इज 20%। इसके अलावा जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा इट इज अ नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन there is first section number 112A. Again these 3 assets are covered: equity shares, units and units. STT is paid in case of equity shares at the time of acquisition as well as at the time of transfer, that is sale, and in case of unit it is paid at the time of transfer. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, up to 31st March 2018 entire gain was exempt, but on or after 1/4/2018 section number 1, as per section number 112A, you are liable to pay tax at the rate of 10%, and now it is 12.5%. So earlier it was 10% and now it is 12.5% on gain exceeding 1,25,000. On gain exceeding 1,25,000. फिर उसके बाद if you are not covered under section 112A, then you will check section number 112. Now, as per section 112, old 112,
Can I say there are three parts? Listed securities other than unit, zero coupon bonds. अब हाँ, पहले उसमें 20% एंड 10% दो ऑप्शंस है, विच एवर इज लोअर. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में एनआर या फॉरेन कंपनी है तो 10%, नो इंडेक्सेशन. अदर्स है तो अनदर असेट है तो 20%. 112 जो न्यू है, न्यू फॉर्मल. अच्छा, एक पॉइंट और याद करो, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हो, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है एंड वो अक्वायर हुई है 23 जुलाई के पहले एंड ट्रांसफर हुई है 23 जुलाई या उसके बाद, याद है आपको ऑप्शन मिलता है 20% विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन. आया, याद आया आपको? उसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, याद करो, एक टेबल बनाया होगा. अच्छा, और एक इनकम, विनिंग्स की इनकम थी पहले तो वो स्पेशल रेट 30%, 115 अब हमने एक टेबल बनाया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में माइनस करने मिलेगा, विनिंग्स में नहीं मिलेगा. रिबेट सब में मिलता है, 112 ए में नहीं मिलता. याद आया कुछ? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सब में मिलता है, विनिंग्स में नहीं. और जिनको मिलता है उसमें भी रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ही. बराबर, लॉसेस आप सब जगह सेट ऑफ कर सकते हो, नॉट अगेंस्ट विनिंग्स. विनिंग्स के सामने नहीं कर सकते. सो ऐसा एक हम लोगों ने टेबल बना लिया था. और जो एटीसी से ये डिडक्शन है, यानी से वो स्पेशल रेट के सामने माइनस करने नहीं. बराबर, इतना पक्का क्लियर है? चलो, अब आज के लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स चैप्टर के अंदर ही, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन. बोलो क्या लिखा मैंने? अब ये जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आप लोगों को पहले तो सेक्शन नंबर 54, 54 EC, 54 F, 54 B एंड 54 D, ये सारे सेक्शंस आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं. जो मैंने पहले 3 सेक्शंस लिखे हैं, एग्जाम में वो तीनों सेक्शंस बार बार रिपीट होते रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 सेक्शंस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता. 54D पे आ चुका है, 54B पे नहीं है. सो ऐसे टोटल 5 सेक्शंस हैं. मैं आपको पहले एक सेक्शन सिखाऊंगा इन डिटेल, सेक्शन नंबर 54. उसको टाइम जाएगा थोड़ा सा, बट एक बार अपना सेक्शन 54 हो चुका, बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं ना, वो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के सेक्शंस में सेम फॉर्मेट है जो अपन 54 में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको दिखेगा. चलो स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स मैं विद सेक्शन नंबर 54. सेक्शन नंबर 54, थोड़ा सा ध्यान देना, और हो सके तो जैसे आपने वो अपना स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स के सेक्शन नंबर जैसे आपको याद है, 111A, 112A, 112 एंड 115BB, सेक्शन 54, 54 EC, 54 F, एटलीस्ट ये 3 तो याद होना ही चाहिए सेक्शन. स्टार्ट करते हैं. बहुत ही मस्त प्रोविजन है, प्रैक्टिकली ये प्रोविजन बहुत ज्यादा यूज होता है, यू विल अंडरस्टैंड. देखो सेक्शन नंबर 54, पहले तो ये किसको एप्लीकेबल है? तो सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ, 2 ही असेसीज को एप्लीकेबल है. मैंने कहीं पे भी सेक्शन में ये नहीं लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सो अंडरस्टैंड दिस सेक्शन अप्लाइज टू नॉन रेसिडेंट्स आल्सो. सो ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट को भी अप्लाई होता है. सो अगर
आप इंडिविजुअल हो या अगर आप HUF हो तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। और इंडिविजुअल एंड HUF ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। इंडिविजुअल एंड HUF ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है। बोलो क्या ट्रांसफर किया है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो असेसी अगर इंडिविजुअल है या असेसी अगर HUF है, ट्रांसफर हुआ है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, can I say as per old 112 section, you are liable to pay 20% tax on this long term, others में fall हो जाएगा। and as per new can I say it is 12.5 and yes अगर वो चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो can I say ऑप्शन मिल जाएगा 20 and 12.5। अब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनने का। अब अगर आपको टैक्स बचाना है, अगर आपको तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हाँ, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, आपने ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 lakhs। कितना गेन है, 70 lakhs का गेन है। सो 70 lakhs का गेन है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 70 lakhs। एक ही सेकंड ना, यस सर, एक मिनट, how much videos? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ and there is a long term capital gain of 70 lakhs. Now on 70 lakhs either you will pay tax at the rate of 20% or you will pay tax at the rate of 12.5%, वो डिपेंड करता है, बट टैक्स तो लगने वाला है, ये कंफर्म है अपने को। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको टैक्स बचाना है तो फिर आप एक काम करो, जो सेक्शन नंबर 54 में लिखा है वो आप फॉलो करो तो आपका टैक्स बच जाएगा। सो सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगने वाला है। चलो टैक्स बचाना है तो अब है ना, आप क्या करो, पहले तो पैसा इन्वेस्ट करो। बोलो क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। पैसा इन्वेस्ट कहां करो, तो पैसा इन्वेस्ट करो या तो परचेस करो या तो कंस्ट्रक्शन करो ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक घर और खरीदो। तो इसका मतलब क्या हो चुका पता है, कि आप एक ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ओल्ड, और अब आपको ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी पे देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अगर आपको टैक्स बचाना है, अब क्या करो, एक नया घर खरीदो। अब तुम देखो प्रैक्टिकली भी कहने से लोग अपना घर बेच के शिफ्ट भी तो होते ही है, तो जो घर आपने बेचा उस पे गेन आएगा। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अभी लोग शिफ्ट तो होते ही है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक काम करेंगे, आप अगर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हो, आप अपना घर चेंज कर रहे हो, चलो जो घर आपने बेचा ना उस पे, जो घर आपने बेचा उस पे कैपिटल गेन आएगा, टैक्स लगेगा, बट हम आपको एग्जम्पशन देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। जाओ
सो गवर्नमेंट आपको एक रिलीफ या बेनिफिट या एग्जम्पशन दे रहा है। गवर्नमेंट आपको क्या दे रहा है? एक एग्जम्पशन। सो आपको एक रिलीफ दिया जा रहा है, आपको एक एग्जम्पशन दिया जा रहा है, आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 54। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर हमने तो ओल्ड हाउस बेचा है, देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 lakhs। अब देखो, अब ये 70 lakhs पे आपको लगने वाला है टैक्स। अब अगर तुम्हें टैक्स बचाने का है तो यू इन्वेस्ट। कहां इन्वेस्ट करो? इन अनदर हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको मैं अब से न्यू हाउस प्रॉपर्टी बोलूंगा। न्यू हाउस प्रॉपर्टी में पैसा क्या करो? इन्वेस्ट। अच्छा, अब न्यू हाउस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो तो आई विल टेक 2 एग्जांपल्स नाउ। अब यहां से अपना डिस्कशन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मैं 2 एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज 2 डिफरेंट केसेस में बनाने वाला हूं अब आगे जाके। कि अभी आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, न्यू हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो है 60 lakhs। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2, न्यू हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो है 90 lakhs। बोलो, न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है? फर्स्ट केस में 60 lakhs एंड सेकंड केस में 2 अलग अलग केसेस हो चुके हैं। मतलब आपको कैसे पढ़ना है? देयर इज वन हाउस प्रॉपर्टी दैट इज ओल्ड, यू आर ट्रांसफरिंग, देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 एंड न्यू प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर 60। दिस इज केस नंबर 1। सेकंड केस, ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 70 एंड न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर 90। सो ऐसा 2 इंडिपेंडेंट केसेस है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? तू खरीद। क्या खरीद? नया प्रॉपर्टी खरीद या नया प्रॉपर्टी बना, कंस्ट्रक्ट कर, वी विल गिव यू बेनिफिट। अब तुम समझो सिचुएशन नंबर 1 जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। कितने की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? तो अब तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 70 lakhs। तो अब असेसी हम तुझे एक बेनिफिट देंगे, और वो बेनिफिट क्या? तो असेसी एक काम कर, एक सेकेंड ना, असेसी एक काम कर, इसमें से तू क्या ले ले? एग्जम्पशन। बोलो क्या ले ले? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जम्पशन ले ले अंडर सेक्शन 54। कितने का एग्जम्पशन ले ले? 60 lakhs का एग्जम्पशन ले। कितना बचा? 10 lakhs तुम्हारा टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। इसको है ना, इसको हम बोलते हैं नेट एलटीसीजी। बोलो क्या बोलते हैं? समझा कि नहीं समझा? ओके, सेकेंड एग्जांपल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज हाउ मच फ्रेंड्स? एंड इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितने की प्रॉपर्टी खरीदी? 90 lakhs। नाउ हाउ मच एग्जम्पशन यू कैन क्लेम? थोड़ा दिमाग चलाओ यार। एग्जम्पशन तो अपना कहने से इनकम से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। जितनी आपकी इनकम है उतना ही एग्जम्पशन। आपने बहुत बार सैलरी में भी पढ़ा है, ग्रेचुइटी मिला 5 लाख है, मैक्सिमम कितना एग्जम्प्ट हो सकता है? 5। तो 70 lakhs का एग्जम्पशन। 20 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो है, वो पैसा गया है, तो उस पर कुछ नहीं होगा। वो तो आउटफ्लो किया है आपने, पैसा चला गया है वहां पे। सो आपको हम एग्जम्पशन दे देंगे। आपको हम क्या दे देंगे? एग्जम्पशन। बैठा दिमाग में बैठा आपके? सो आपको हम एग्जम्पशन देंगे। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? व्हेन यू विल इन्वेस्ट you will get exemption, but how much exemption you will get? So can I say amount invested? You will compare with LTCG, whichever is उतना exemption मिलेगा, and maximum exemption under this section is 10 crores। मतलब आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने का मिल सकता है? 10 crores। पर थोड़ा दिमाग चलाओ, 10 करोड़ का एग्जम्पशन लेने के लिए पहले ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी पे गेन भी 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, एंड दूसरा इन्वेस्ट जो आप कर रहे हो न्यू प्रॉपर्टी, वो भी 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो ही तो यू विल रेस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। अब तुम्हें हमने तुम लोग को एग्जम्पशन दे दिया, बट एग्जम्पशन कब दिया? जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया। इसीलिए हेडिंग देखो ना क्या था? इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जम्पशन। आपको मिलेगा एग्जम्पशन रे, एग्जम्पशन देने के लिए हम तैयार हैं,
बट एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब आप पैसा क्या करोगे? इन्वेस्ट. सो यू इन्वेस्ट, यू विल गेट एग्जम्पशन. गया भेजे में आपके. सो देखो, असेसी कौन होना चाहिए बोलो? क्या ट्रांसफर होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने पे नेचर ऑफ गेन क्या आना चाहिए? अगर तुम्हें टैक्स बचाना है, यू इन्वेस्ट. कहाँ इन्वेस्ट करो? या तो परचेज या तो कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. अब कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और गेन अमाउंट विच एवर इज लोअर. मैक्सिमम 10 करोड़. अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बोलना एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं. वहां पे समझो मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और मैंने वो बेचा और मैंने नया प्रॉपर्टी खरीदा. बट नया प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदा है वो आउटसाइड इंडिया खरीदा है. मिलेगा ये एग्जम्पशन? नहीं मिलेगा. क्यों? जो नया प्रॉपर्टी है कहने से वो इंडिया में होना चाहिए. जो नया प्रॉपर्टी है वो कहां पे होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए. बैठा दिमाग में इतना? उल्टा करते हैं. समझो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, वो बेचा मैंने, and I am R&OR in India. If I am R&OR, can I say world income is taxable? So on this property which was situated outside India, I am liable to pay tax in India. And अब मैंने इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मिलेगा एग्जम्पशन? यस मिलेगा. अच्छा, मेरे पास है ना एक शॉप है, शॉप बेचा और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी. अच्छा, मैंने हाउस प्रॉपर्टी बेचा, घर बेचा और शॉप खरीदा, नहीं मिलेगा. बैठ रहा है दिमाग में? रेसिडेंशियल एंड रेसिडेंशियल. अच्छा, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बेचा रेसिडेंशियल एंड देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, लॉन्ग टर्म पे मिलता है. गया भेजे में. अब आपको खरीदनी कितनी प्रॉपर्टी है? एक. सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदनी है. लेकिन अब सुनो, एक प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि एरिया इज डिफाइंड. एक प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी हो सकती है. सो इसका मतलब ये नहीं कि एक घर खरीदना चाहिए. अब कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो. कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि समझो एक घर बेचा, अब उनको है ना बड़ा घर खरीदना है, तो पूरा है ना एक फ्लोर था एंड वो फ्लोर पे समझो टोटल 4 घर थे. अब वो पर्सन ने क्या किया, पूरा फ्लोर मिल रहा था, चारों के चारों घर मिल रहे थे, उसने चारों के चारों घर खरीद लिए और उसको उसने एक यूनिट में बना दिया. तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि हमने 4 प्रॉपर्टी खरीदी है कि एक प्रॉपर्टी खरीदी है? एक ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी. भेजे में जा रहा है? सो आपको एक ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो ध्यान में रखना. अच्छा, दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अभी समझो कि मेरे पास 2 घर है, एक बेचा, ये घर बेच दिया, ये जो एग्जिस्टिंग घर है ना, एग्जिस्टिंग घर, उसी में मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया. क्या करवाया? तो भी क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस. मतलब एग्जिस्टिंग घर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन करवा दिया, इट शुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं. सो तो भी आपको हम एग्जम्पशन देंगे. ये सेक्शन में ना गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट असेसी को दिया. अब सुनो, अब आपने एक घर बेचा, दूसरा घर खरीदा, आपको एग्जम्पशन मिल गया. अब अपने सामने एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये दूसरा घर कितने टाइम में खरीदना है, या दूसरा घर कितने टाइम में कंस्ट्रक्ट करना है? टाइम लिमिट कुछ तो होना चाहिए कि इतने टाइम में आप खरीद लो. तो अब हम लोगों को ये जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, उसके ऊपर क्या देखने का है? टाइम लिमिट. नाउ देयर आर 2 टाइम लिमिट. फर्स्ट टाइम लिमिट इज फॉर परचेस, सेकेंड टाइम लिमिट इज फॉर कंस्ट्रक्शन. परचेस एंड कंस्ट्रक्शन के लिए देयर आर 2 टाइम लिमिट्स. एक परचेस के लिए टाइम लिमिट है और एक कंस्ट्रक्शन के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट परचेस. कि परचेस का टाइम लिमिट क्या है, ध्यान से सुनना. परचेस के केस में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज अगर आप लोगों ने एक घर बेचा, आज विद इन 2 years, क्या बोला मैंने? विद इन 2 years आप नया घर खरीद लो. आज बेचा, आज से
2 साल में नया घर खरीद लो, दिस इज टाइम लिमिट फॉर। बट कभी कभी है ना ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को है ना नया घर पहले पसंद आ गया, पुराना बेचा नहीं है। समझो मेरे को मेरा घर बेचना है, वो कंफर्म है। अभी मैं क्या, मेरे को पता है घर बेचने वाला हूं, तो मैं नया घर ढूंढ भी तो रहा है। तो मैंने अभी तक पुराना बेचा नहीं है, नया देख लिया और मुझे पसंद भी आ गया कि ये घर मुझे खरीदना है। और ऐसा कर लिया कि मैंने नया घर खरीद लिया और मेरा ओल्ड हाउस अभी सेलिंग पे है। तो अगर उल्टा केस हो गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट इज प्रायर टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी, देन योर गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। मतलब बैकवर्ड टाइम लिमिट इज 1 ईयर एंड फॉरवर्ड टाइम लिमिट इज 2 ईयर। वापस रिपीट कर रहा हूं, आज अगर आप लोगों ने एक घर बेचा, अभी नया घर खरीदने का है, तो एक ऑप्शन क्या है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर खरीद ले। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अभी घर बेचा नहीं था, आपने नया घर खरीद लिया था, तो इन्वेस्टमेंट हो गया था पहले ही, इन्वेस्टमेंट पहले हुआ और सेलिंग बाद में हुआ। तो ये जो गैप है ना, गैप वो 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पहले खरीदा और फिर बेचा तो 1 ईयर, पहले बेचा फिर खरीदा तो 2 ईयर्स। बोलो यस और नो। तो अब मैं यहाँ पे 2 टाइम लिमिट लिखता हूं, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर। 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर, बराबर। अब आता है टाइम लिमिट फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट क्या? तो अब है ना, कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हो ना, तो 3 इयर्स में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। कंप्लीशन डेट शुड बी विद इन 3 इयर्स। 3 इयर्स कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी। सो जब से ओल्ड हाउस बेचा तब से लेके 3 साल में कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है, सर मेरा ये पुराना घर है, मैंने अभी तक बेचा नहीं है। पुराना घर बेचने से पहले मैंने नए घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, पुराना घर बेचा और विद इन 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, चलेगा क्या? आंसर इज यस। स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला है कि ओल्ड हाउस बेचा उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए और खत्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। वो लोग बोल रहे स्टार्ट आप कभी भी करो। समझो आपने 4 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, एग्जाम्पल 4 साल हो गया, अभी पुराना घर बेचा, बेचने के बाद 2 साल में खत्म हो गया, मतलब टोटल 6 साल लगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। योर कंप्लीशन डेट शुड फॉल विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो अब तुम्हें हम एग्जाम्पशन दे देंगे। पहले तुम्हें इतना समझ में आया? हाँ बोलिए। आप क्या खरीद रहे हो वो क्वेश्चन है अभी। ऊपर, हाँ ऊपर रेसिडेंशियल है, आपने किस में इन्वेस्ट किया? नहीं नहीं, एक मिनट। पहली चीज तो आपने एक हाउस बेचा है, बराबर, और अब आप क्या खरीद रहे हो? शॉप खरीद रहे हो कि फ्लैट खरीद रहे हो? मतलब जब आप खरीद रहे हो, वेदर इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो यू विल गेट एग्जेम्पशन। सपोज बेचने से पहले अगर इन्वेस्ट कर दिया बट इट इज अगेंस्ट गोल्ड, तो चलेगा? यस यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लिखा नहीं है कि यू शुड इन्वेस्ट योर ओन फंड्स ओनली, इट कैन बी बोरोड फंड्स आल्सो। सोर्स ऑफ फंड इज नॉट रेलेवेंट इन दिस सेक्शन, अंडरस्टूड? बड़े अपन आ गए। अब ये जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, इस पे आ चुका है लॉक इन पीरियड। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट तो देगा, बट फिर है ना एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है, क्या? नया घर 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना।
ऐसा नहीं होना चाहिए तू एग्जम्पशन लेने के लिए घर खरीद और फिर बेच दे, ऐसा नहीं, तुझे घर की जरूरत है, Yes. इसीलिए हमने ये सेक्शन निकाला है। हाँ. सो अब क्या आ चुका है, लॉक इन पीरियड आ चुका है। हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। बोलो ये समझा? Yes. बट वापस से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि अगर हमने ये 3 साल का लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया तो क्या, कल उठ के ये हम कंडीशन को वायोलेट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आगे का फ्यूचर का है ना ये, तो 3 साल, अभी 3 साल रखेगा कि नहीं वो आज थोड़ी पता चलेगा। कल उठ के कुछ आया ऐसा सिचुएशन जहां पे हमें ये प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर बेचना, तो हम क्या करेंगे? सो अब हमें वही पढ़ना है कि अगर हमने 3 साल के 3 साल के बाद बेचा तो दिक्कत ही नहीं है, बट अगर हमने 3 साल के अंदर ही बेच दिया तो क्या होगा। तो देखते हैं वहां पे क्या होगा, ध्यान देना। अभी ये आया समझ में? पहले तो मैं यही 2 केसेस को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, यही जो 2 केसेस है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ध्यान देना। अब हेडिंग है इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड within 3 years, that is lock in period, right? within 3 years अगर आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, तो हम क्या करेंगे? अब है ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, इस कॉन्सेप्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट यही है विद इन 3 years, बट इसके अंदर मेरा पहला हेडिंग आ रहा है, ध्यान देना, इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 2 years, ये ए पार्ट है मेरा। एंड बी पार्ट, इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years बट विद इन 3 years। सुनना बराबर से। सर ऐसा 2 अलग अलग पार्ट क्यों किया आपने? समझो, न्यू हाउस प्रॉपर्टी अगर आप 2 साल में ट्रांसफर कर देते हो, दोनों जगह पे पहले इतना समझ में आता है आपने लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया। अब फर्स्ट वाले केस में व्हेन न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 2 years, तुम्हें समझ में आ रहा है न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, न्यू हाउस प्रॉपर्टी वो शॉर्ट टर्म बनेगा। न्यू हाउस प्रॉपर्टी, ओल्ड को तो छोड़ दो, ओल्ड को आया था, ओल्ड लॉन्ग टर्म था। अभी आप नया घर बेचेगा, नया घर 2 साल में बेच दिया तो नया घर शॉर्ट टर्म हुआ। एंड इफ इट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years बट विद इन, तो नया घर क्या बनेगा? लॉन्ग, तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। बैठा ये दिमाग में। अब इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 2 years और न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years विद इन 3 years। चलो ध्यान से सुनना, मैं 2 एग्जांपल वही वाले ऊपर वाले कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, अपन ने नया घर कितने में खरीदा था? फर्स्ट सिचुएशन में 60 lakhs में खरीदा और सेकंड वाले में 90 lakhs में खरीदा। चलो अब ये नया घर बेचा, नए घर का सेलिंग प्राइस आया 80 lakhs और नए घर का सेलिंग प्राइस आया 130 lakhs। 2 अलग अलग सिचुएशन में ले रहे हैं, 80 lakhs एंड 130 lakhs। Now understand, there are 2 things. First, you are transferring new house property. Yes. So if you are transferring new house property, can I say there will be capital gain on such property? And secondly, lock-in period is not followed. So if lock-in period is not followed, can I say exemption which you got earlier? Exemption which you got earlier. पहले जो exemption मिला था, can I say अब वो exemption भी आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। Yes. क्योंकि आपने लॉक-इन पीरियड फॉलो नहीं किया है। आपने लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया है, इसीलिए क्या होगा फ्रेंड्स? 2 चीजें होगी, 2। एक तो नया घर बेच दिया तो वो नए घर के ऊपर कैपिटल गेन्स, और जो आपका ने घर के सामने एग्जम्पशन लिया था, कैन आई से दैट एग्जम्पशन विल गेट रिवोक। रिवोक मतलब समझ में आता है? वापस ले लिया जाएगा। बराबर? देखो मैं कैसे लिख रहा हूं उसको,
पहले तो नया घर बेचा, तो नए घर का FVOC इज 80, नए घर का कॉस्ट इज 60, सो देयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 60 lakhs, 60 lakhs लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो यस के नो, पक्का क्लियर? एक चीज ध्यान में रखना, अपने लिए बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, बिकॉज टैक्स रेट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गेन। चलो इधर क्या हो जाएगा, FVOC 130 lakhs, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90 lakhs, 40 lakhs का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70 lakhs, टैक्स हो गया। दो चीजों पे हम टैक्स ले रहे हैं, पहला नया घर बेचा तो नए घर का कैपिटल गेन्स, और पुराने घर का जो एग्जम्पशन था वो वापस ले। अगर आपने नया घर 2 साल के और 3 साल के, सेलिंग प्राइस 80 lakhs, सेलिंग प्राइस 130 lakhs। चलो नए घर पे पहले टैक्स लगाओ, 80 माइनस 60, 20 lakhs का LTCG, LTCG ना, ऊपर STCG था 2 साल के अंदर था, इसलिए ये LTCG हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 lakhs। ऊपर वाला लॉन्ग टर्म नए घर पे, नीचे वाला लॉन्ग टर्म पुराने घर का एग्जम्पशन वापस लेना, बराबर है? चलो इधर आप बताओ क्या होगा, FVOC कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 lakhs का LTCG प्लस LTCG कितना, 70। बोलो यस को नो, इतना पक्का क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको अभी सिखाया ये वाली चीज, ये नहीं करनी है। सर तो सिखाया क्यों, ताकि अब जो करना है ना वो तुम्हें क्लियरली समझ में आए कि क्या होना चाहिए। अब बराबर से समझना और डिफरेंस देखना कि क्या डिफरेंस है जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए उसके अंदर। ध्यान से सुनो, नया घर कितने में बेचा, सो योर FVOC इज 80, राइट? पुराना घर कितने में खरीदा था, अब है ना, अब दो चीजें करनी है, एक तो अपने को नए घर पे टैक्स लगाना है और दूसरा अपने को पुराने घर का एग्जम्पशन वापस लेना है। ये बराबर, नए घर पे टैक्स लगाना है, पुराने घर का एग्जम्पशन वापस लेना है। अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन कैसा बनाया गया है कि जो आपका नया घर है, जो आपका नया घर है, कितने में खरीदा था ये घर, नहीं खरीदा 60 में खरीदा था ना, बेचा 80 में, खरीदा 60 में, 60 इज योर कॉस्ट। हम आपको वो जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट उतनी ही माइनस करने देंगे, हम आपको उतनी ही कॉस्ट माइनस करने देंगे जितने का आपको एग्जम्पशन नहीं मिला था। क्या क्या बोला, जितने का आपको एग्जम्पशन, एक मिनट, कितने में घर खरीदा था और कभी एग्जम्पशन कितना लिया था, मतलब पूरा एग्जम्पशन ले लिया था, तो अब तुम्हारी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो गई पता है, 0। शॉर्ट में दूसरे वे में सिखाऊं तो कॉस्ट ले लो, उसमें से आपने जितना भी पहले एग्जम्पशन लिया था ना वो माइनस कर दो, रिवाइज्ड कॉस्ट निकालो, एंड फिर जो बचा दैट इज योर कैपिटल गेन्स। तुम बोलोगे सर क्या टाइम पास कर रहा है तुम, इधर लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 और इधर सॉरी शॉर्ट टर्म 20 एंड लॉन्ग टर्म 60, सर इधर भी तो 80 आया है आंसर। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा बन चुका है शॉर्ट टर्म कैप। नेचर ऑफ गेन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि आपका जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट हो जाएगा।
तुम्हारा, मैं इसीलिए कंपैरिजन बता रहा हूं कि ओल्ड प्रूफ जो करना चाहिए था, जो अपने किया पहले और अब जो किया, उसमें डिफरेंस क्या है वो देखो आप। बैठा दिमाग में? कुछ भी इसमें डाउट? चलो सेकंड, एफवीओसी 130 lakhs and how much is your cost of acquisition? 90. कितना एग्जम्पशन आपने लिया था, कितना एग्जम्पशन नहीं लिया था? 20 lakhs। तो 20 lakhs आप क्या कर दो, अभी माइनस कर दो। बैठा दिमाग में? कितना बचा? 110 lakhs। क्या बन चुका ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर? वही आंसर आ रहा है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। नीचे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है एफईओसी 80, कॉस्ट 60, कॉस्ट में से एग्जम्पशन हटा दो 60, एंड ये आ गया नील 80 lakhs लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एफईओसी 130, कॉस्ट 90, एग्जम्पशन 70, रिवाइज्ड कॉस्ट 20, 110 lakhs लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म ही है ना, इसीलिए। हाँ, इसमें फर्क कब पड़ता पता है? अगर इंडेक्सेशन होता ना, इंडेक्सेशन अभी तो हट चुका है, 23 जुलाई या उसके बाद तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट इंडेक्सेशन अगर होता ना, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, पहले में आपकी इंडेक्स कॉस्ट कुछ नहीं आती, सेकंड में आप इंडेक्स किसको करते पता है? 20 lakhs को इंडेक्स करते थे, 20 lakhs। बट अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा ना? 20 lakhs कैसे, सब 20 lakhs को इंडेक्स करते हैं। बोलो, पहले तो यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो। पक्का क्लियर? यस सर। तो अगर अपन ने ये लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया, इफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, आप क्या करोगे? तो यू विल कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट। व्हाट इज रिवाइज्ड कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जम्पशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जम्पशन। ये क्लियर? यस। अब 2 पॉइंट और सिखाने ये सेक्शन के अंदर, 2 पॉइंट बचे हैं। इसमें से मैं पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। अब अगर, ध्यान से सुनना, अब ये वाला जो सेक्शन है 54, इसमें आपको बोला गया है कि आप अगर एक हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरे हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, यू विल गेट एग्जम्पशन। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में तुम देखोगे ना, काफी सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है। मतलब क्या, आज बंटवारा होते जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि समझो पहले एक फैमिली में 2 भाई है, वो साथ में रहते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और दोनों भाई अलग अलग घर ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे देखो, बोला आपको कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, एक। बट जैसे फैमिलीज मैंने आपको बोला न्यूक्लियर होती जा रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बेनिफिट दिया। क्या? सेक्शन सेम है, अगर आप इंडिविजुअल एंड HUFO ट्रांसफर कर रहे हो, क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब असेसी तुझे टैक्स बचाना है तो यू इन्वेस्ट, या तो तू परचेज कर या तो कंस्ट्रक्शन कर। किसका? 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। 2 घर खरीद ले, हम तुझे एग्जम्पशन दोनों का देंगे, लेकिन विथ अ कंडीशन। क्या? कि ओल्ड घर जो तूने बेचा ना, ओल्ड
इस पे तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। पहले तो आपका 2 करोड़ या उससे कम कैपिटल गेन होना चाहिए ऑन ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी। ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। नाउ यू इन्वेस्ट इन 2 residential house property in India, you will get exemption for yes. But yes, this benefit you can claim once in a lifetime. मतलब 2 घर खरीदने का बेनिफिट यू कैन क्लेम ओनली वंस। आपको एक घर खरीद के एक घर बेचा, एक घर खरीदा, वो बेनिफिट मिलता रहेगा। बट ये वाला बेनिफिट आपको एक ही बार। अच्छा, आगे पूरा सेक्शन सेम है, लॉक इन पीरियड नहीं फॉलो किया, वो सब चीजें सेम है। बट यस, यू विल गेट दिस बेनिफिट वंस इन अ टाइम। बोलो, समझा इतना? ये एक पॉइंट मुझे सिखाना था, और एक पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। कर देता हूं पहले मैं एक्सप्लेन, फिर सारी चीजें साथ में कॉपी कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ऊपर सेक्शन जितना भी है। अब ध्यान से सुनो। अब हुआ ये कि आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी है विद इन 2 years। आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करना है विद इन 3 years। ये सब कंडीशन है। तो एक केस आपके सामने मैं रखता हूं, देखो। 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25, ये क्या है? तो ये आपका प्रीवियस ईयर। क्या है ये आपका? प्रीवियस ईयर है। 10th January 25, 10th January आपने आपकी ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, एंड देर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 60 lakhs। 60 lakhs का गेन आया, बराबर? अब अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा। न्यू प्रॉपर्टी खरीदने का जो टाइम है, टाइम से वो यहां से लेके 2 साल का टाइम है। 9/1/27, बराबर ना? 26 और 27, 2 साल का टाइम है आपके पास। अगर आपको नया घर क्या करना होगा? खरीदना होगा, तो नया घर। परफेक्ट, इतना समझा? तुम समझो, इधर है ना एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम? 31 मार्च 27, सॉरी मार्च नहीं, सॉरी 31 जुलाई 25, इस दिन पे कहने से आपको आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। इस दिन पे रिटर्न फाइल कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करना है, देखो आप ऐसा तो लिखोगे क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 60 lakhs। माइनस करना चाहते हो अगर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितना? 60 lakhs तुम माइनस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कहने से परचेज करना पड़ेगा। 31 जुलाई के पहले अगर खरीद लिया तो दिक्कत नहीं है, नहीं खरीदा तो क्या? क्योंकि सेक्शन तो अपने को परमिट कर रहा है क्या कि 9/1/27 तक खरीद चलेगा। 9/1/27 तक खरीद चलेगा। तो आप 9/1 तक खरीदो वो चलेगा, लेकिन 31 जुलाई को तो अपना क्या आ चुका है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। एंड इफ सपोज assessee is not able to purchase property up to due date of filing return, तो एग्जम्पशन चला जाएगा अपना। अब क्या करें? अब किस तरह से हम लोग एग्जम्पशन लें? तो अब यहां पे समझा ना पॉइंट को?
अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन क्या बनाया है कि असेसी अगर तू ड्यू डेट तक अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, ये डेट तक अगर प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, अगर तू प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है अप टू ड्यू डेट, ठीक है, असेसी एक काम कर, हो सकता है ऐसा कि तुझे अभी तक कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, हमने भी बोला है 2 साल का टाइम है, ठीक है, तू आगे जाके खरीदेगा, लेकिन अभी एक काम कर, क्योंकि अभी तो तेरे को रिटर्न फाइल करना है, तो रिटर्न फाइल करना है तो कुछ ना कुछ तो अपने को कहने से अब प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अब असेसी को बोला क्या कि बैंक में जाके एक अकाउंट ओपन कर जिसका नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्या ओपन कर? CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। सो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है वो आप ओपन करो। ये अकाउंट होता है, एक बोलते हैं ना स्पेशल अकाउंट की तरह होता है। सो आप ये अकाउंट क्या करो, ओपन करो। समझो आपने ये अकाउंट ओपन किया और इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करो। जितना पैसा तुमने ये अकाउंट में डिपॉजिट किया, हम मान लेंगे कि उतने का घर तुमने खरीद लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर खरीदना नहीं है। 9/1/27 तक ये अकाउंट में से पैसा निकाल के कहने से खरीद लेना। अभी हम आपको टेम्पररी एग्जम्पशन दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगा रहे हम तुम्हें एग्जम्पशन दे रहे हैं। मतलब तुम समझो तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो नहीं मैं मेरे पास रखूंगा, 9/1 तक नहीं खरीदा तो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। या तो तू खरीद या तो तू अलग से अकाउंट में डिपॉजिट कर। सो तू अलग से अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। अब कोई भी पर्सन ये अकाउंट में जब डिपॉजिट करेगा तो जितना गेन अमाउंट होता है ना, गेन उतना ही डिपॉजिट करता है। अरे नो वन विल डिपॉजिट मोर देन गेन अमाउंट, क्योंकि ये अकाउंट में इंटरेस्ट भी मिलता है, बट वो इंटरेस्ट 2 या 3% के बीच में होता है। तो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करके कोई मतलब भी नहीं है, इससे अच्छा एफडी बना, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, व्हेन यू इन्वेस्ट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, whatever is your gain amount, you will invest same amount in capital gain account scheme. हाँ, अमाउंट उससे कम हो सकता है, ज्यादा कोई डिपॉजिट नहीं करेगा। बैठा इतना दिमाग में? अब मैं एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं समझाने के लिए कि आप लोगों ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 50 लाख डिपॉजिट किया, इसी करते सब जितना गेन है 60 तो 60 ही कर देते हैं, बट मैं सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूं, मेरे को एक सिचुएशन सिखाना है इसीलिए कि 50 लाख की डिपॉजिट किया। तो अभी हम ऐसा मानेंगे क्या कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। सो ये 50 लाख इसमें से माइनस करो, 10 लाख बचा, दैट इज योर नेट LTC। बराबर? अब क्या होगा? तो अब 10 लाख पे तो टैक्स लग गया, वो क्या अभी क्या करने का है? तो अभी ये 50 लाख के अकाउंट में है। अब ये अकाउंट में से कहने से आप लोगों को पैसा निकाल के 9/1 तक, दिख रहा है ना 9/1 डेट, 9/1 तक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेना पड़ेगा। नाउ वी विल टेक बोथ द सिचुएशन। पहला सिचुएशन, if amount is not used for purchase of house property, if amount is not used for purchase of house property, नहीं कर पाए यूज, नहीं पसंद आई कोई प्रॉपर्टी, क्या करेंगे? तो कौन सा ईयर चल रहा है? तो प्रीवियस ईयर इज 26-27, प्रीवियस ईयर 26-27 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा? अरे मिल गया था ना तुझे एग्जम्पशन, टैक्स कर देंगे अभी। समझा ना? नहीं खरीदा प्रॉपर्टी तो 50 लाख का एग्जम्पशन क्यों लिया? तुझे हमने 50 लाख का एग्जम्पशन दिया था ये सोच के कि तू 9/1/27 के पहले प्रॉपर्टी खरीद लेगा, तूने खरीदी नहीं, तो हम 50 लाख को क्या कर देंगे? टैक्स।
और अब दूसरा ऑप्शन क्या है, बराबर ध्यान देना, 5127। बोलो क्या, 5127 ये डेट पे, ये 5127 पे समझो आप लोगों ने न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। न्यू हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों ने खरीद लिया कब, 5127 मतलब 9th जैन से पहले। अब इसके अंदर मैं दो पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, न्यू हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो थी 40 लाख। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2, न्यू हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो थी 80 लाख। अब 40 लाख कॉस्ट थी न्यू की, एंड कॉस्ट सेकंड केस में 80 लाख थी। अब क्या होगा, 40 लाख एंड 80 लाख। पहले चलो फर्स्ट केस, 40 लाख में ही प्रॉपर्टी खरीद ली नई वाली, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सोचो क्या होना चाहिए। 10 लाख पे टैक्स आना चाहिए। आपको एग्जम्पशन मिला था 50, आप ऐसा समझे थे हम कि आप 50 की प्रॉपर्टी खरीदोगे, बट आउट ऑफ 50 ओनली कहने से 40 लाख इज यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे 10 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सेकेंड केस में क्या होगा, सोचो सेकेंड केस में कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बोल रहे 10 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, ये बोल रहे कुछ नहीं होगा। और कोई, हाँ 20 लाख का एग्जाम्पशन। 20 लाख कैसे, जरा एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पशन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर। हाँ तो एग्जाम्पशन लिया ऑलरेडी 50 लाख हाँ, और अभी 10 लाख का हो रहा है। आप 20 लाख कैसे बता रहे हो, 10 लाख आएगा ना। हाँ मतलब सेम इन्होंने जो बोला वही हुआ ना, 10 लाख का और एग्जम्पशन लेना चाहिए। कितने लोग इनके सपोर्ट में 10 लाख का एग्जम्पशन लेना चाहिए, और 10 लाख का और एग्जम्पशन मिलना चाहिए। ओके, कितने लोग कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कोई आंसर है तो बताओ फिर, आज सब लोगों ने तो हाथ ऊपर किया ही नहीं अभी तक। यस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यस चैतन्य, कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, देयर विल बी नो टैक्स, देयर विल बी नो रिफंड, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें अगर एग्जम्पशन चाहिए ही था पहले ही डिपॉजिट ज्यादा करना था। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 60 डिपॉजिट करूंगा, सॉरी 50 डिपॉजिट करूंगा, फिर ज्यादा का घर खरीदूंगा, तो जो 10 लाख पे आपने मुझसे टैक्स लिया है वो रिफंड करो। नहीं भाई, तुझे अगर एग्जम्पशन चाहिए तो पहले से ही ले ले। तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर तुम बोलोगे कि 10 लाख का एग्जम्पशन और मिलना चाहिए, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर हर एक एसएससी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालेगा ही क्यों फिर। तो वो तो बोल देगा क्या कि चल भाई मैं नहीं डाल रहा हूं, अभी टैक्स भर देता हूं, बाद में रिफंड ले लूंगी। तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट बनाने के। बोलो गया भेजे में, पक्का समझा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये कब आएगा कॉन्सेप्ट, जब आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। आया समझ में, पक्का। एक चीज जो आप लोग भूल जाते हो ना यहाँ पे, वो ये 10 करोड़ का एग्जम्पशन क्या है। पूरे सेक्शन में वो एरिया को इतना टारगेट ही नहीं किया है मैंने, पर आपको क्वेश्चन के अंदर पता चलना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, जब प्रॉपर्टी आपने जो बेची है उस पे देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ मोर देन 10 करोड़, एंड न्यू प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो वो भी 10 करोड़ से ज्यादा की खरीद रहे हो, तब आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई इधर 10 करोड़ का ही एग्जम्पशन मिलेगा।
Yes. क्लियर? Yes. चलो, ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्शन नंबर 54 कॉपी करेंगे। डन? Yes. कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। बढ़े हम आगे। ये अपना पहला सेक्शन था। अभी मैं आपको पांचों सेक्शंस बताऊंगा। लास्ट में ना अपन एक समरी बना लेंगे पांचों सेक्शंस। सो पहले अपन इंडिविजुअली 5 सेक्शन पढ़ते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको एक समरी टेबल बना के दे दूंगा कि किस तरह से यू कैन से आप लोगों को ये प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। ध्यान देना सब पर। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो है सेक्शन नंबर 54 EC। बोलो कौन सा है प्रोविजन? बहुत सिंपल सा प्रोविजन है ये। अब 54 EC जो है ये अप्लाई होता है टू ऑल असेसीज। आप देखो, जो सेक्शन 54 सिखाया था मैंने, वो एप्लीकेबल था इंडिविजुअल एंड HUF को, एंड ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है टू ऑल असेसीज। ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब तुम देखोगे तो 54 EC का जो स्कोप है ना, स्कोप इज वाइडर एज कंपेयर टू 54। 54 covers only residential house block. 54 EC covers land and building. So if you are able to understand, can I say it covers both residential and commercial? And ये ट्रांसफर करने पे there is long term capital gain. There is a long term capital gain. ये ट्रांसफर किया, there is a long term capital gain on transfer of such property. अब अगर आप लोगों को टैक्स बचाना है, क्या करो? पैसा इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करो? तो ऊपर वाले सेक्शन में इट वाज आइदर यू परचेज और यू कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो इन बॉन्ड्स। किस में इन्वेस्ट करो? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉन्ड्स ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बॉन्ड्स ऑफ इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चार बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, चारों में से कोई भी। फर्स्ट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये चार बॉन्ड्स के अंदर आप पैसा क्या करो? इन्वेस्ट। सो आप ट्रांसफर करो। क्या ट्रांसफर करो? रेसिडेंशियल, सॉरी, ट्रांसफर करो लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, टैक्स बचाना है, तो यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके आप बॉन्ड्स खरीदो। अब ये जो बॉन्ड्स है वो आपको खरीद लेने हैं। टाइम लिमिट जो है वो है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 महीने में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, एंड जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया
क्या मिल जाएगा आपको? एग्जम्पशन मिलेगा. हाउ मच एग्जम्पशन यू विल गेट? सो आइदर गेन अमाउंट और amount invested, whichever is low. Yes. Whichever is lower, maximum exemption is 50 lakhs. Maximum exemption is how much? 50 lakhs. 50 लाख का आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा. बोलो पहले इतना समझ में आया? Yes, sir. तुम देखोगे असेसी चेंज हो रहा है, असेट चेंज हो रहा है, बाकी तो फ्लो देखो सेम ही है. Applicable to all assessees, land and building, long-term capital gain, invest in bonds, bonds of National Highway Authority of India, Rural Electrification Corporation Limited, Power Finance Corporation, Indian Railways Finance Corporation. 6 महीने में आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. एग्जम्पशन कितना मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड ये अपना विच एवर इज लोअर. एंड उसमें आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन जो मिलेगा वो है 50 रहे. ऊपर वाले सेक्शन में मैक्सिमम एग्जम्पशन था 10 करोड़. सो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर. Yes. अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है ऑन ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड. केस 1 30 lakhs का, केस 2 30 lakhs का, और आपने इन्वेस्ट किया है इन बॉन्ड्स. 20 lakhs इन्वेस्ट किया आपने एंड आपने 60 lakhs इन्वेस्ट किया है. मुझे सिर्फ ये बताओ हाउ मच एग्जम्पशन यू विल क्लेम. फर्स्ट केस में एग्जम्पशन कितना? 20 lakhs. सेकेंड केस में 30 lakhs. थर्ड केस एंड फोर्थ केस समझो ये 60 lakhs है और ये भी 60 lakhs है, और आपने इन्वेस्ट किया 30 lakhs और आपने इन्वेस्ट किया है 60 lakhs. थर्ड केस में एग्जम्पशन कितना? फोर्थ केस में 50 lakhs. क्यों 50? मैक्सिमम 50 मिलेगा ना. तो तुम समझो मैक्सिमम लेने के लिए पहले तो गेन अमाउंट 50 से ज्यादा होना चाहिए. दूसरा आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो भी तो 50 से ज्यादा होना चाहिए. Yes. Then only you will restrict your exemption to 50 lakhs. Clear? Yes. So 54 EC applicable to all assessees on transfer of land, building or both. There is a long-term capital gain. Yes. Tax बचाना है तो you invest in bonds. Time limit for investment 6 months from the date of transfer. Long-term capital gain or amount invested, whichever is lower is exemption. Maximum 50 lakhs. Yes. अब है ना, अब ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स दो चीजें अभी. पहली चीज बॉन्ड्स के ऊपर क्या आ जाएगा? एक तो लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड इज 5 years. How much is your lock in period? 5 years. And second, bonds should not be given as security for 5 years. मतलब क्या? एक तो बॉन्ड को आपको ट्रांसफर नहीं करना है. हाँ. कितने साल तक? 5. एंड सेकेंड, आपको बॉन्ड्स को एज अ सिक्योरिटी नहीं देना है. मतलब क्या? परफेक्ट. कहीं से अगर आप लोगों ने लोन लिया तो एज अ सिक्योरिटी में आप बॉन्ड्स नहीं दे सकते. ऐसी सिक्योरिटी वाला पॉइंट यही सेक्शन में है, ऊपर वाले सेक्शन में नहीं है. सिक्योरिटी वाला पॉइंट यही सेक्शन में है. Yes. तो अब वापस से वही क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों ने बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 years, या फिर हमने बॉन्ड्स को एज अ सिक्योरिटी दे दिया विद इन 5 years, तो क्या होगा? हाँ. तो अब ध्यान से सुनना. लॉक इन पीरियड 5 years है, ठीक है. अब मैं लिख रहा हूं क्या, देखो कि इफ बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन
within 5 years. And second, if bonds are given as security for 5 years, within 5 years, sorry. Security within 5 years. Okay. So bonds को एज अ सिक्योरिटी दे दिया विद इन 5 years, या bonds को आपने ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 years, तो क्या होगा अभी? अब ध्यान से सुनना. इफ bonds are transferred within 5 years, ट्रांसफर मतलब कहने से आपने बेच ही दिए हैं bonds, तो अब है ना दो चीजें हैं. पहला, कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स के ऊपर कैपिटल गेन्स अलग से कैलकुलेट कर लो. प्लस जितना भी आपको एग्जम्पशन मिला था ना, वो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. वो एग्जम्पशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. बोलो, ये समझा? मतलब क्या पता है, जो मैंने आपको 54 में सिखाया ना नहीं करना है, वो यहाँ पे करना है अलग से. 54 में हमने क्या किया था? एग्जम्पशन को कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया. वैसा मत करना है. यहाँ पे दोनों पे कैलकुलेशन अलग अलग, बॉन्ड्स का अलग, एंड जो आपका एग्जम्पशन था वो टैक्सेबल हो जाएगा. एंड यहाँ पे सिर्फ एग्जम्पशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. बराबर. एग्जम्पशन क्या हो जाएगा? सिर्फ टैक्सेबल. तो वो चीज ध्यान में रखना. तो ये 54 EC का प्रोविजन है. अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. ध्यान देना. समझो आप लोगों ने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की. देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 40 lakhs. 40 lakhs का लॉन्ग टर्म है. फिर आपने पैसा इन्वेस्ट किया. पैसा क्या किया है? इन्वेस्ट. पैसा इन्वेस्ट किया और आपने बॉन्ड्स खरीदे. कितने के? समझो 40 lakhs के ही. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. तो अब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40, उसमें से यू विल गिव इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC. कितना? 40 lakhs. बचा हुआ आंसर इज नील. बराबर. अब तुम समझो, अब एक पॉइंट क्या आता है कि बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन 5 years. बराबर. एंड बॉन्ड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी विद इन 5 years. बराबर. सी बॉन्ड्स को अगर आपने ट्रांसफर ही कर दिया है, तो कहने से बॉन्ड्स का कुछ ना कुछ तो सेलिंग प्राइस आएगा. समझो सेलिंग प्राइस आया है 45 lakhs. तो अब आपको क्या करना है? बॉन्ड्स का FVOC लेना है 45, और बॉन्ड्स की कॉस्ट कितनी थी? 40. 5 लाख रुपया बॉन्ड्स का अप्रिसिएशन, ये बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स अलग से. प्लस आपने एग्जम्पशन जो लिया था कितने का? 40 लाख का. ये 40 लाख क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये हो जाएगा टैक्स. गया भेजे में. एंड अगर आपने सिक्योरिटी दे दिया ना बॉन्ड्स को, तो फिर एक ही चीज होगी. क्या? एग्जम्पशन ऑफ 40 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल. बोलो, समझा? पक्का? और एक एग्जांपल मुझे देना है आप लोगों को. आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है. देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 80 lakhs. 80 lakhs का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है. प्रॉपर्टी बेची, 80 lakhs का लॉन्ग टर्म आया. अब आपने क्या किया?
आपने एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज की। क्या किया? न्यू हाउस प्रॉपर्टी। समझो कि आपने 45 लाख की न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, प्लस आपने पैसा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया। एग्जांपल लेते हैं 45 लाख यहाँ पे भी, ये 6 महीने में खरीद लिया, ये 2 साल में जो खरीदने का टाइम है वो कर लिया। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या हमें एग्जम्पशन 54 और 54 ईसी दोनों का मिल सकता है? आंसर इज यस। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दोनों का मिलेगा। अंडरस्टैंड, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऊपर भी कवर्ड है, नीचे भी कवर्ड है। नीचे तो लैंड एंड बिल्डिंग है, सो ऊपर और नीचे दोनों कवर्ड है। वापस से असेसी अगर इंडिविजुअल एंड HUF है, तो असेसी अगर इंडिविजुअल HUF है तो वो दोनों में कवर हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप लिखोगे ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80 lakhs माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 या माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, यह आ गया 45 lakhs और यह आ जाएगा 35 lakhs। बोलो समझा? पक्का भेजे में गया। So you can claim exemption for both these sections. So under both these sections, 54 and 54 EC, provided conditions are satisfied. Yes. कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो दोनों में एग्जम्पशन ले सकते हो। परफेक्ट। Yes, sir. सो ये है सेक्शन 54 EC। हो गया, दोनों हो गया। यस, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब फ्रेंड्स, पहले तो ये सब में आपका अग्रीमेंट कितने पे हुआ है? अग्रीमेंट, सो आपका अग्रीमेंट होने वाला है एट 810 lakhs एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट के दिन 890 है एंड जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब 900 है। ब्रोकरेज जो है वो है 1%। ठीक है, अब तुम समझो, पहले आपका एक बार डील हुआ था और वो डील, सो इट इज एडवांस मनी का फोरफीचर। एंड एडवांस मनी जब फोरफिट होता है तो 31 मार्च 14 के पहले हुआ होगा अप टू 31 मार्च, तो कॉस्ट में से लेस करना है, बाकी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाए। तो अभी ये वाला कहाँ चला जाएगा? ये अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको तो अपन हटा ही देते हैं अभी। और ये तो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में फोरफिट हो गया था, तो वो तो अभी खत्म भी हो गया। इस साल कुछ नहीं होने वाला।
अब अपना FVOC की अगर हम बात करें तो FVOC में हम लोग पहले तो दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से सिलेक्ट कौन सा करेंगे? 890 सिलेक्ट करेंगे। क्यों 890 सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि अग्रीमेंट के दिन आपने RTGS कर दिया था। तो अभी 810 लाख का 110% ले लो तो 891 lakhs आएगा। और 891 lakhs जो है वो 890 lakhs से ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 810 lakhs जो है वो आपका बन जाएगा FVOC। बराबर। तो ये आपका FVOC हो गया। अब ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करो विच इज 1%। तो वो माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें 80 lakhs को आप इंडेक्स करोगे एंड 88 को करोगे, सॉरी 10% ऐड करके, और 100 lakhs को इंडेक्स करोगे। लैंड की कॉस्ट एंड बिल्डिंग की कॉस्ट माइनस करो। और उसके बाद आप लोग एग्जम्पशन पे जाओ। पहले तो मैं ये यूके वाला घर हटा दूं, मिलेगा ही। दिल्ली और चंडीगढ़ में से एक ही मिलेगा ना? क्यों एक ही मिलेगा? गेन 2 करोड़ से ज्यादा है। तो कौन सा घर का आप एग्जम्पशन लेना चाहोगे? दिल्ली, तो इसको हटा दो, दिल्ली का एग्जम्पशन। एंड बॉन्ड्स के केस में आप लोग 50 लाख का एग्जम्पशन ले लो बॉन्ड्स का। समझा ना? आंसर चेक कर लो सिर्फ। नीचे आपकी नोट आ गई है वो एडवांस मनी वाली। बराबर। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो, हाँ बोलो। उसका रीजन क्या था? वो जो चंडीगढ़ वाले घर को दे दिए रेसिडेंशियल। एक ही घर का मिलता है ना अपने को। वन वो चंडीगढ़ वाला मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना। वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपने 2 खरीदी है, 2 का मिलता है। बट कब? जब आपने पुराना घर जो बेचा है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है। अभी तो 2 करोड़ से ज्यादा है ना गेन। ये देखो। बराबर। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या सेकेंड वाले एग्जाम्पल दिया क्यों है पता है? मैंने सारी डेट्स बाद में रखी हुई है, मतलब 23 जुलाई के बाद। क्यों ऐसा किया है? अरे तो आपको पता चलना चाहिए इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो उधर देखो, ये देखो, ये आ रहा है 613 एंड 130 और 50 माइनस करके 433.96। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे ये सम में 15B सम में अगर मुझे कोई पूछता है ना टैक्स कितना भरना पड़ेगा, टैक्स, जब टैक्स पे बात आएगी ना तो तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, एक 20% विथ इंडेक्सेशन और एक मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ नीचे बता दिया है 12.5 433 पे 20% विथ इंडेक्सेशन। तो ऊपर वाले सब में विथ इंडेक्सेशन ही था ना वो। तो वो आपका आंसर आ चुका 67। समझा ना ये पॉइंट? पूछा नहीं है टैक्स इसमें, अगर पूछा तो की बात कर रहा हूं। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन हुआ है 16 नंबर। करो आप करो ना अपने हिसाब से एक्सप्लेन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2 घर खरीदे, पहला तो एक नोट क्या लिख सकते हो, आउटसाइड इंडिया जो घर खरीदा उसका एग्जम्पशन नहीं मिला। दूसरा, आपने इंडिया में 2 घर खरीदे हैं, ये सब ओन वर्ड्स में ही, बट इंडिया में आपने 2 घर खरीदे, यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन फॉर बोथ द हाउस प्रॉपर्टीज बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी इज मोर देन 2 करोड़। वैसे ही लिखना है बस, और कुछ नहीं।
आया आंसर? इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत। कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। इसमें ना सिर्फ, हाँ ये 85 आ रहा है। और इसमें आप क्या करना पता है, एक कौन सा प्रॉपर्टी है, एक बार घर जाके ये कैलकुलेशन से वेरीफाई कर लेना। हाँ ये कितना आ रहा है? 6 लाख। वो आ रहा है 1,90,000। हाँ 108 बराबर, बराबर ही तो है ना? हाँ बराबर, हाँ 108.9। हाँ नीचे गलत, ये कैलकुलेशन क्या आ रहा है? फाइनल लॉन्ग, हाँ 6.10 लैक्स, और ये आ जाएगा 6.10 लैक्स। ये करेक्शन कर देना सिर्फ। बराबर। चलो अब एक छोटा सा प्रोविजन और एक्सप्लेन करता हूं आपको, और फिर लेक्चर एंड करते हैं। ध्यान से समझो। 3:30 तक है ना अपना? हाँ सेक्शन नंबर 54B। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 54B, ये सेक्शन के अंदर एक प्लानिंग पॉसिबल है। पहले अपन सेक्शन समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पे। अब ध्यान देना, ये जो सेक्शन है 54B इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है या फिर HUF को एप्लीकेबल है। आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप? तो यहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड। बोलो क्या ट्रांसफर कर रहे हो? एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरियाज। इन विच एरिया? अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर। रूरल पे तो कोई प्रोविजन बना के मतलब ही नहीं है ना। लेकिन सुनो, सिर्फ ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, पर सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, इस पे और भी कंडीशन रखी है। क्या? तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो होना ही चाहिए, साथ साथ में दिस लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 years। एंड इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल ने खुद ने यूज किए या फिर उसके पेरेंट्स ने यूज किए, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? और HUF के केस में मेंबर।
अगर ये सारी कंडीशंस क्या हो जाती है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लैंड है ना, ये वाली लैंड, इसका कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? वो नहीं हुआ है। सो इंडिविजुअल या HUF है, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ही हो गया ना फ्रेंड्स, कंपल्सरी एक्विजिशन, तो आप याद करो 1037 करके एक सेक्शन था, जिसमें पूरा का पूरा गेन क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, पूरा गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो 1037 एग्जम्पशन है पहले से, तो इसीलिए हमने ट्रांसफर में से कंपल्सरी एक्विजिशन हटा दिया। सो फॉर एग्जांपल, यू आर ओनर ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया which was used for agriculture purpose for preceding 2 years, and now such land is sold. अब सेल किया तो यू आर नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 1037। सेल किया तो कहने से अब आपको टैक्स लगेगा, और अब अगर आपको टैक्स लगेगा और टैक्स बचाना है तो फॉलो 54B। दया भेजे में आपके, आपको 54B कब फॉलो करना है? तो आपके पास पहले तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा है? ट्रांसफर। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा है? ट्रांसफर। एंड ये जो लैंड था वो यूज हुआ था फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 years। इंडिविजुअल के केस में पेरेंट्स या इंडिविजुअल, एंड HUF के केस में मेंबर। तुम्हें टैक्स बचाना है, अगर क्या करो? पैसा इन्वेस्ट। क्या करो? पैसा बोलो, कहाँ इन्वेस्ट करो? तो आप परचेस करो। क्या परचेस करो? एग्रीकल्चर लैंड। कितने टाइम में परचेस करो? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेस कर लिया तो क्या मिलेगा बोलो? कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। थोड़ा सा समझ में आ रहा हो ना? गेन लॉन्ग टर्म ही होगा। क्यों? लास्ट 2 साल से तो आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, एंड अब ये वाली जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे क्या आ जाएगा बोलो? लॉक इन पीरियड कितना? 3 years। एंड इफ ट्रांसफर्ड विद इन 3 years तो क्या हो जाएगा? यू कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट विच इज ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब ये किसकी तरह हुआ पता चल रहा है? सेक्शन 54 की तरह बैठा दिमाग में। यहाँ पे तो चल रहा है। ओके, ओके, ठीक है। सो अभी ध्यान देना, तो आपका रिवाइज्ड कॉस्ट आ जाएगा विच इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जम्पशन। आया सेक्शन समझ में? तुम देखोगे तो सेक्शन के अंदर सिर्फ असेस ही चेंज हो रहे हैं, असेट चेंज हो रहा है, टाइम लिमिट चेंज हो रहा है। तो ये सेक्शन के अंदर एक प्लानिंग पॉसिबल है। क्या प्लानिंग? तो समझो आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है इन अर्बन एरिया, आपने वो एग्रीकल्चर लैंड बेचा से ट्रांसफर किया, चलो ट्रांसफर, एंड अब वही लैंड के ऊपर आपको गेन आया है 1 CR का। 1 CR का क्या आया है? गेन। अब 1 CR का गेन आया, 1 CR का क्या आया है? गेन। आप क्या करो पता है? तुरंत ही एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो 1 करोड़ की। पर खरीदना रूरल एरिया में, अर्बन में नहीं। रूरल में खरीदो, 1 करोड़ की लैंड खरीदी नहीं, तो ये 1 करोड़ का गेन माइनस 1 करोड़ का एग्जम्पशन, अमाउंट 0, टैक्सेबिलिटी 0। अब वो अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, नेक्स्ट डे ही बेच,
एग्जाम किधर से रिवाइज्ड कॉस्ट करेंगे कैलकुलेट? रिवाइज्ड कॉस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहली चीज तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है। मतलब तुम्हें समझ रहे हैं, आपने एग्जम्पशन भी ले लिया और आपका पैसा 3 साल तक ब्लॉक नहीं होगा। आपका पैसा भी आपके पास आ गया, हाँ एग्जम्पशन भी ले यस बैठा दिमाग में। यस क्योंकि आप अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर देते हो विद इन 3 इयर्स, हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड की रिवाइज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अरे तो करो ना, कैलकुलेट करके क्या करोगे? टैक्स थोड़ी लगने वाला है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ गया भेजे में। हाँ, बट ये प्लानिंग पॉसिबल तभी है जब आप रूरल एरिया में खरीदो। अर्बन एरिया में खरीदा तो फिर 3 साल के लिए रखना पड़ेगा फिर। तो ये कैसा हो चुका कि आप एक अर्बन एरिया की लैंड बेचो, परचेज इन रूरल एरिया, एंड रूरल एरिया में परचेज करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही चाहिए तो उसको बेच, तुम्हें एग्जम्पशन भी मिल गया, प्लस तुम्हारा पैसा ब्लॉक भी नहीं हुआ फॉर 3 इयर्स। ये चीज आज भी पॉसिबल है 54B के अंदर। तुम लोग को एक पॉइंट सिखाता हूं, रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये जो 54EC सेक्शन था ना, इसमें लोग पहले प्लानिंग करते थे। ये जो 50 लाख का एग्जम्पशन था ना, 50 लाख का, उसमें लिखा था इन अ फाइनेंशियल ईयर, ऐसा लिखा था कि हम आपको 50 लाख का एग्जम्पशन देंगे इन अ। लोग क्या करते थे पता है? असेट एंड असेट वो बेचते थे इन अ मंथ ऑफ, समझो के जैन। तो जैन में बेचा तो आपका 6 मंथ्स खत्म कब होगा? जून तक होगा, जून तक, जैन से लेके जून तक। लोग क्या करते थे कि समझो आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, उस पे 1 करोड़ 20 लाख का गेन आया है, तो लोग जैन में बेचते थे, मार्च तक 50 लाख बॉन्ड्स में डालते थे, मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया और 50 लाख डालते थे और 1 करोड़ का एग्जम्पशन लेते थे, क्योंकि 50 लाख का एग्जम्पशन इज इन अ फाइनेंशियल ईयर। 1 करोड़ का एग्जम्पशन लेते थे और ये चलता भी था। मैंने खुद ने कुछ लोगों को सजेस्ट किया और उन्होंने एग्जम्पशन लिया ये, क्योंकि माय फ्रेंड ही इज इनटू प्रैक्टिस। सो जो वो प्रैक्टिस करता है तो ऐसे कुछ भी केसेस आते हैं तो ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने खुद नहीं करवाया है, बहुत पहले की बात है, 2013 की बात है वो सब। सो मैंने तभी करवाया है, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने 54EC सेक्शन को अमेंड कर दिया और 54EC सेक्शन हटा के उन्होंने क्या करो, अरे रे तुम लोग टेक्निकली बहुत अच्छे हैं मतलब। अभी नहीं, हाँ चलो डन। आया, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ये? तो ये 54EC में अब वो प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 54EC को उन्होंने चेंज कर दिया, बट अभी भी 54B के अंदर यानी से ये चीज पॉसिबल है। क्लियर हुआ? चलो लिख लेंगे 54B। डन। चल अब उसके बाद ये जरा देखो तो, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मैंने आपको करने के लिए 7.26 पे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क का नहीं दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर देना।
ये क्वेश्चन नंबर 15A होमवर्क का 15 है, 15B। चलो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में रहेंगे। अभी कितने टाइम का ब्रेक है? तो अभी कर लो और कैपिटल गेन्स लिखना भी स्टार्ट कर दो। नीरव सर को कहीं कुछ 5-10 मिनट्स इधर उधर हो सकता है क्योंकि वो कहीं पे लेक्चर में ही है अभी। सो आप लोग अभी ये सम्स कर लो, फिर अपना ब्रेक स्टार्ट करो और उसके बाद भी टाइम मिले तो कैपिटल गेन्स लिखना स्टार्ट कर दो। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।